ठीक है। सो चैप्टर 8 है मोशन, और उसमें भी जो मेन मोशन हमें स्टडी करना है कौन सा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, मोशन स्टडी करने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स का आना बहुत जरूरी है, कुछ टर्म्स हमें आनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स के कौन कौन सी हैं देखो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टर्म्स आपको आएगी तो बड़ी आसानी से आप न्यूमेरिकल्स वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनी एनी बॉडी और पर्सन हुज हुज मोशन हुज मोशन इज टू बी ऑब्जर्व। कोई भी बॉडी हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट जो आपके आजू बाजू जो भी आपको दिख रहे हैं, उन जिसका की मोशन के अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसकी मोशन की अपन को स्टडी करनी है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो टर्म है वो टर्म है ऑब्जर्वर। सेकंड जो टर्म है वो क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर भी कुछ भी हो सकता है, एनी बॉडी और पर्सन हु इज हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, अपन ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, तो दो अभी मैंने आपको दो टर्म्स बताई हैं। एक टर्म तो क्या बताइए, ऑब्जेक्ट, और दूसरी टर्म मैंने क्या बताई है, ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनी बॉडी या पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है जिसके की मोशन की अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उस मोशन इज ऑब्जर्व, जिसके मोशन को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसके मोशन की अपन स्टडी कर रहे हैं, उसको तो अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो उसके मोशन की स्टडी करता है, उसके मोशन को ऑब्जर्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो पहले तो ये समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या चीज होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है अपने पास रेस्ट की। रेस्ट, ठीक है, तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, रेस्ट को डिफाइन करना है अपन को। सो हम लिखेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट, या इससे भी पहले हम एक टर्म और मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। रेस्ट से पहले अपन एक टर्म और डिफाइन करते हैं और वो टर्म है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, वैसे बड़ी सिंपल सिंपल सी टर्म से आपने सुनी होगी, पर इनकी डेफिनेशन शायद किसी को आती हो किसी को नहीं आती हो। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, इट इज अ लोकेशन। ठीक है, इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। तो पोजीशन बता रहा हूँ मैं, पोजीशन क्या होता है, इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और टाइम। ठीक है, टाइम या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें बतानी है, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और टाइम, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है वो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब पोजीशन के बाद हम पोजीशन को शो कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारी टर्म आपको आनी चाहिए जब आप मोशन को स्टडी करोगे। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है स्टडी करना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज अ सिस्टम विच गिव्स लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कौन होता है जो कि मोशन कर रहा है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन को देता है उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे उसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे सिंपल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आपने देखा होगा इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें आपको पता है जहां पर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस मिल रही हैं उसको तो हम बोलते हैं ऑरिजन। जहां पर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस मिलती है उनको क्या बोलते हैं? ऑरिजन। ये जो डायरेक्शन है इसे हम लेते हैं प्लस एक्स, इसको लेते हैं प्लस वाई, और इसको लेते हैं हम प्लस जेड। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बिकॉज अपन इससे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो कि मोशन जो कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या रेस्ट में भी है उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। तो पोजीशन आप आराम से इसमें डिफाइन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अभी तक मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको दोबारा क्या क्या पढ़ा है हमने। ऑब्जेक्ट हमने देखा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, जो भी बॉडी मोशन कर रही है उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट। या किसी वो ऐसी बॉडी जिसकी की मोशन को अपन स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर वो होता है जो किसी भी बॉडी के मोशन को या ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करता है या ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जो मोशन, जिसकी मोशन की अपन स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और टाइम। ऑब्जर्वर या टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं उसकी पोजीशन। और पोजीशन को देते कैसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज अ सिस्टम व्हिच गिव्स लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को जो देता है वो कौन देता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है, देखो आप, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है अपना, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये प्लस एक्स हो गया है, ये प्लस वाई, ये प्लस जेड, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जहां मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजन। क्या बोलेंगे उसको? ऑरिजन। अब आपको जब इतनी डेफिनेशंस आती हैं इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे अपन। ठीक है, सो हम क्या, इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? देखो आप, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज said to be, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इज said to be in said to be in state of rest। ठीक है, said to be in state of rest when when its position when its position does not change, when its position does not change with respect to, WRT मतलब with respect to observer। ठीक है, with respect to observer, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और टाइम। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप कह सकते हो कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कब होगा? जबकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे देखो हमने, ये एक पर्सन है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये पर्सन हमारा ऑब्जर्वर है। ये पर्सन क्या है? हमारा ऑब्जर्वर है। और ये पर्सन जो ऑब्जर्वर है हमारा, ये ऑब्जर्वर कहाँ पर है? देखो ओरिजिन पे। समझना बात को, एक ये लिया हमने, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया हुआ है पर्सन, ये पर्सन हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को काम दिया गया है कि एक कोई व्हीकल है, ठीक है, कोई व्हीकल है जो कि यहाँ ए पॉइंट पर है। कोई व्हीकल है वो कहाँ पर है? ए पॉइंट पर है। तो इस व्हीकल को अपन बना देते हैं व्हीकल, कुछ भी ले लेते हैं, या कोई एक और पर्सन ले लेते हैं, जैसे ये पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर एक और अपन ने पर्सन ले लिया। तो देखो, एक तो हो गया, ये पर्सन हो गया ए, या आपने ए पहले दे रखा है, तो ऐसा करो कि इसको तो ले लो पी और इस पर्सन को ले लो क्यू। तो मुझे ये बताओ कि और ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो पर्सन ओरिजिन पर खड़ा है ना, ये क्या कर रहा है? ये जो पर्सन है दूसरा वाला क्यू जो पर्सन है, इसको, इसके मोशन को ये ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे बताओ इसमें से ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है? यहाँ इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? पी वाला या क्यू वाला? मैसेज करो चैट बॉक्स में, बताओ ऑब्जेक्ट कौन होगा? पी होगा या क्यू होगा? करो, मैसेज करो या बता दो। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट होगा क्यू।
ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसके मोशन को अपन स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनो, आप आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ओनली मैं 9th की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे तक जब तक आप स्टडी करोगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, खूब सारे क्वेश्चंस कर पाओगे आप इससे। ठीक है, तो इस तरह से स्टडी करो, खाली 9th सोच के नहीं, आगे तक सोच के करो आप। ठीक है, तो जिसके मोशन की हम स्टडी करते हैं, जिसके मोशन की हम स्टडी करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये क्यू की मोशन की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो पर्सन क्यू है ना अपना, ये पर्सन क्यू जो है वो अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अच्छा, अब इसमें बताओ कि ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है इसमें अपना? तो ऑब्जर्वर कौन है? पी। ठीक है, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर? पर्सन। पर्सन जो पी है अपना वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो मोशन को स्टडी करता है। तो जनरली जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए, अपना ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ होता है? ओरिजिन पर ही होता है। आपने अगर थोड़े बहुत भी क्वेश्चन किए होंगे तो आपको नॉलेज होगी कि जनरली जो ऑब्जर्वर होता है वो कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर ही होता है। ठीक है, अब हम ये कहें कि भाई टाइम जो है, टाइम T1 इज इक्वल टू, अपन ये कहें कि टाइम T1 0 सेकंड से लेके, 0 सेकंड से लेके T2 इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अपन कहते हैं ये डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है। कितना है भाई? 2 मीटर है। तो ये जो ऑब्जर्वर था अपना, इस ऑब्जर्वर ने इसको स्टडी करा, इसको पर्सन को कितने टाइम के लिए स्टडी करा? उसने स्टडी करा 0 सेकंड से 10 सेकंड तक। तो उसने 0 सेकंड से 10 सेकंड तक देखा। तो देखा तो वो क्या कहेगा? जो हमारी डेफिनेशन है, रेस्ट, रेस्ट कब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है? जबकि वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है? चेंज नहीं करता। तो अगर हम आपसे कहें, ऐसा कहूं कि मैं आपको T1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये जो था इसके अंदर, ये इस टाइम इंटरवल में जो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में? बताओ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है? कौन सी स्टेट है उसकी? स्टेट कौन सी है उसकी? रेस्ट की स्टेट है या मोशन की स्टेट है? बताओ, बोलो। देखो आप अपनी डेफिनेशन क्या है, अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है? अपनी डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो अपन ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? रेस्ट में है। तो आप देखो 0 सेकंड से 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? ये चेक करो, ऐसा हो रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे? 0 सेकंड से 10 सेकंड तक ये जो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में है कि मोशन में? किस में होगा? ये रेस्ट में होगा। किस में होगा? रेस्ट में। रेस्ट में होगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके हम किसको डिफाइन कर देंगे? रेस्ट को डिफाइन कर देंगे। अब दोबारा और एक और बार रिपीट कर रहा हूं, रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है when the object does not change its position with respect to observer and with respect to time। ऑब्जर्वर और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम कहेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्ट किस में है? कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में है। ठीक है, वही अगर जो कि अपना चैप्टर है, अब अपन अगर उसको डिफाइन करें, किसको? मोशन को। मोशन को डिफाइन करके देखते हैं मोशन क्या होगा। तो मोशन की डेफिनेशन जस्ट यहां से आ जाएगी कि भाई एनी ऑब्जेक्ट इज said to be said to be ठीक है, said to be in state of motion, said to be in state of motion when its position, अब क्या आ जाएगा? when its position changes। ठीक है, changes with respect to time। ठीक है, with respect to time and, ठीक है, with respect to time, और आप कह सकते हो with respect to time और ऑब्जर्वर। टाइम या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो आप क्या कहोगे भाई? कि वो मोशन में है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें कि मान लो ए से अब वो कहाँ आ गया? बी पर आ गया। जो ये पर्सन था अपना क्यू, क्यू वाला जो पर्सन था अपना, ये क्यू को मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ आ गया? ए से लेके बी तक आ गया। और अब कितना चल लिया वो? ए से लेके बी तक, यहाँ देखे तो 4 मीटर और चल लिया। ठीक है, और टाइम कितना था? 10, ये 10 सेकेंड था। यहाँ पर अपन ले लेते हैं T3, और T3 में कर देता हूँ 20 सेकेंड। तो अब हम क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि भाई T2 10 सेकेंड टू T3 20 सेकेंड, यानी कि टाइम इंटरवल कितना हुआ? 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ। तो इस 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में आप देखो क्या
इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पहले ऑब्जर्वर से वो कितनी दूर था, 2 मीटर दूर था, अब की बार ऑब्जर्वर से कितनी दूर है, वो 6 मीटर दूर है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हुई है। अगर अपन टाइम से देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग देखो कि उसने 10 सेकंड में, टाइम इंटरवल देखो 10 सेकंड से 20 सेकंड, तो 20 - 10 करो तो 10 सेकंड, 10 सेकंड में उसने वो कितना डिस्टेंस और कवर करा, उसने 4 मीटर, यानी 4 मीटर अपने उसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली। तो हम क्या कहेंगे इसको कि 10 सेकंड से 20 सेकंड, यानी इस 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में, इस 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये मोशन में था या रेस्ट में था, तो आप क्या कहोगे, किस में था वो, मोशन में था। किस में था, मोशन में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही मोशन है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई मोशन कैसे बताते हैं, क्या मेथड है उसको बताने का। ठीक है, तो एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ, ध्यान से देखो आप। हमने आपको सबसे पहले बताया कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी मोशन की स्टडी की जाती है। फिर बताया ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर कौन होता है, जो कि मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है उसके मोशन को, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। फिर हमने आपको बताया पोजीशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और टाइम, उसको हम कहते हैं उसकी पोजीशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक सिस्टम होता है, जैसे अब ऑब्जर्वर को आप किधर भी खड़ा कर दो, अब ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा कर दो तो एक फिक्स आपको कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना भाई उसकी पोजीशन किधर है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो कि हमें लोकेशन बताता है किसकी, ऑब्जेक्ट की। और सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये +x +y +z और ये सब जहां मिल रहे हैं वो क्या हो जाता है, आपका ओरिजिन होता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। जब आपको इतना आ जाएगा फिर आप डिफाइन कर सकते हो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो रेस्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है। अगर वही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। तो इस तरह से हमने कहाँ तक डिफाइन कर लिया, हमें अब ये पता है कि रेस्ट को कैसे बताते हैं, अब हमें ये पता है कि मोशन को कैसे बताते हैं। ठीक है, अब ये अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक बार ओके कर दो, एक बार ओके कर दो, समझ में आ गया तो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, सिंपल है ना, है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि मोशन है क्या। ठीक है, अब हमें ये आइडिया है कि हम मोशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में मोशन है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। तो अब हम यहाँ पर एक हेडिंग लिखते हैं, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, या रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब अपना मेन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ध्यान होंगे। ठीक है ना, अभी हमें करना है रेक्टिलिनियर मोशन और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, देखो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मोशन आप स्टडी करने वाले हो उस मोशन के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए पहले तो, कि भाई कौन सा ऐसा मोशन होता है जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही डिफाइन करेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, डेफिनेशन देखो, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज said to be said to be in straight line motion, या रेक्टिलिनियर भी कह सकते हो आप, said to be in straight line motion। ठीक है, a body or object is said to be in straight line motion when when during when during when during its motion it follows, ठीक है, it follows straight line path। क्या, it follows straight line path, ये इंपॉर्टेंट है, इट फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कोई भी बॉडी,
मोशन इस तरह से अगर मोशन कर रही है कि जो उसका पाथ है वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, यानी किसी बॉडी को आपने क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका वर्टिकली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये तो सरफेस हो गई, ये तो क्या हो गई, सरफेस हो गई। अब ये बॉडी है, इसको आपने वर्टिकली ऊपर थ्रो करा है, ये वर्टिकली ऊपर थ्रो करा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये सरफेस है, ये तो क्या हो गई, आपकी सरफेस हो गई। सरफेस से आपने अपने हाथ में कुछ भी पेन या पत्थर, जो भी स्टोन हो, कोई भी चौक हो आपके पास, चौक को एक बार यूं सीधे ऊपर फेंको वर्टिकली अपवर्ड। तो जो उसका पाथ फॉलो करेगी, वो अपना पाथ फॉलो करेगी, वो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉडी है या जो बॉल आपने अपवर्ड थ्रो करी है, ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ठीक है, ये कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। हम क्या कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, व्हेन व्हेन अ बॉडी, ठीक है, व्हेन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट है ना, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी बॉडी को अपन किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। जैसे एक वही बॉल वाला एग्जांपल ले लो, ये कोई बॉल है, इस बॉल को आप किसी हाइट से क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, इस बॉल को इस हाइट से आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। तो जैसे आप ड्रॉप करोगे तो जो पाथ वो फॉलो करेगी, आप देखो ये जो पाथ फॉलो कर रही है, कैसा पाथ फॉलो कर रही है, कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर भी आप क्या कहोगे कि दैट दिस बॉडी और दिस बॉल इज फॉलोइंग द, इज डूइंग द स्ट्रेट लाइन मोशन। हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉल है ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ऐसे आपने वर्टिकली ऊपर फेंका था, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। हमें पाथ देखना है, उसका पाथ ऑब्जर्व करना है, पाथ कैसा है, पाथ आपको बता देगा कि भाई वो किस तरह का मोशन हो रहा है, इसका स्ट्रेट लाइन मोशन है या कोई कर्विलीनियर मोशन है। ठीक है, तो अभी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान से देखना। एक और एग्जाम्पल की अपन बात करें कि when a car is moving on moving on straight path या स्ट्रेट रोड, क्राउडेड नहीं है वो, ठीक है, स्ट्रेट रोड पर जा रही है। तो कोई भी कार बना लो, इसे कार बना लेते हैं अपन। ठीक है, और ये स्ट्रेट पाथ है, इस स्ट्रेट पाथ पे चल रही है कार इस तरह से। तो आप क्या कहोगे, ये कार कैसा मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया है, हमने सबसे पहले तो देखा है कि भाई, ये देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमने देखा है कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जिसमें कि बॉडी इस तरह से मोशन करती है कि जो उसका पाथ है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर वो चलती है तो उसके मोशन को अपन बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये हो जाएगा एक तो। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के। तो क्या क्या एग्जांपल है, जैसे किसी बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो करा, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा, तो आप कैसा मोशन होगा इसका, ये इसका जो मोशन है वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है। ऐसे किसी बॉल को आपने ड्रॉप करा किसी हाइट से, तो यहाँ पर भी जो मोशन है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन है। अब कोई कार है वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो ये भी कौन सा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है, यहाँ तक क्लियर है एकदम। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, समझ में आया। ठीक है, ओके कर दो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ आप। अभी तक वैसे होना तो नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है अपना, है ना। अब देखो, हमें स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करना है, हमें स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करना है। तो किसी को भी आप, कोई भी मोशन जब आप स्टडी करोगे ना, तो पहले उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मोशन तो तब आप स्टडी कर पाओगे जब आपको उसकी बेसिक फंडामेंटल जो उसके टर्म्स हैं, है ना। जैसे अपन स्पेलिंग बोलना भी, स्पेलिंग भी सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट्स तो सीखते हैं, नहीं सीखते। तो ऐसे ही है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन को रीड करना है, स्टडी करना है, आपको न्यूमेरिकल करने हैं, तो उसके लिए जो उसकी टर्म्स है उससे रिलेटेड वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, टर्म्स
related terms related to rectilinear मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। सो अब हम करेंगे भाई टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। कौन कौन सी टर्म्स आएंगी इसमें जो हमें स्टडी करनी है, ठीक है। देखो आप, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म अपन स्टडी करेंगे वो है डिस्टेंस। फर्स्ट जो टर्म है उसको बोले जो टर्म है अपनी जो रेक्टिलिनियर मोशन आप स्टडी कर रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन में जो पहली टर्म हमें स्टडी करनी है, फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है। जनरली जो डिस्टेंस है, वैसे तो सिंबल जो है, सिंबल दे सकते हैं आप कुछ भी, पर डिस्टेंस जनरली हम किससे दे देते हैं, एक्स से। डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, एक्स से, ठीक है। अब डिस्टेंस होता क्या है ये अपन देख लेते हैं एक बार, डिस्टेंस कैसे देंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको कोई पोजीशन, अब आप जैसे अब मैं बोलूंगा ना पोजीशन, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई पोजीशन क्या होता है। पोजीशन क्या होती है, लोकेशन होती है कोई सी भी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। तो ये एक पोजीशन है ए, और ऐसे ही कोई अपन ने पोजीशन दूसरी ले ली बी, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जाना है ए से बी तक, तो वो ए से बी तक ऐसे चला गया, या मान लो इधर से ऐसे घूम फिर के वो इधर आ गया, ठीक है। और एक जो है वो सीधा चला गया यहाँ पर, ये ना। तो जो जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, जो कि मोशन कर रहा है, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ए से लेके कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। तो ए से लेके बी तक उसको जाना है, तो उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो वो इधर चला जाए, या इससे चला जाए, या इससे चला जाए, ठीक है। अब मान लो कि भाई अगर ये फर्स्ट वाले रास्ते से जाता है, फर्स्ट वाले रास्ते से, जो फर्स्ट वाला रास्ता है उसका, उसकी लेंथ है 6 किलोमीटर। अगर इससे जाता है थर्ड वाले से, तो थर्ड वाला जो रास्ता है उसकी लेंथ है 10 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इससे जाता है सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले रास्ते की लेंथ है 2 किलोमीटर। क्या लेंथ है उसकी, 2 किलोमीटर है। अब उसको कोई जल्दी नहीं है, वो तो फुर्सत में है, उसकी मर्जी है, जो उनसे जिससे जाना वो चाहे वो जिससे चला जाए। तो उसको ए से बी तक जाना है, तो ए से हमने उससे ये भी नहीं कह रखा है भाई तू सबसे कम टाइम में जा, हाँ, ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहे भैया सबसे छोटे रास्ते से, हम तो कह रहे भाई तू चले जाए ए से बी तक। तो वो ए से बी तक जाएगा, तो उसकी मर्जी है, वो कोई सा भी रास्ता चूज करे, चाहे फर्स्ट से जाए, चाहे सेकंड से जाए, चाहे वो थर्ड से जाए, ठीक है। पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अगर वो जाता है, तो पहले वाले से अगर वो जाएगा तो उसको कितना पाथ कवर करना पड़ेगा, पाथ की लेंथ क्या है, उसके पाथ की लेंथ क्या है, 6 किलोमीटर। अगर सेकंड वाले से जाएगा तो उसके पाथ की लेंथ क्या है, 2 किलोमीटर। और अगर थर्ड वाले से जाएगा तो उसके पाथ की लेंथ क्या है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो कि उसके पाथ की लेंथ है, उस पाथ की लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट में नोट्स बता रहा हूँ आपको, ये आप लर्न कर लेना। जो भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में, पूरी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो पूरी डेफिनेशन ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने मोशन में जो टोटल पाथ कवर करता है, उस टोटल पाथ की जो टोटल पाथ लेंथ जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में बता दिया, टोटल पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस कहेंगे। तो मुझे बताओ 1, 2 और 3 में से डिस्टेंस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन से पाथ में होगी, जल्दी से बताना, 7 मिनट बचे हैं। टोटल सबसे ज्यादा पाथ लेंथ किसमें है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, थर्ड वाले में थर्ड। ऑब्वियसली। और वो कितना है, 10 किलोमीटर है, बहुत आसान है, इजी है तो, ठीक है। अब बी वाला पॉइंट लिखते हैं कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। तो पाथ लेंथ है, तो लेंथ को एसआई यूनिट में किसमें मेजर करते हैं अपन, मीटर में। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। और मीटर के लिए एम लगा देते हैं, ठीक है। एसआई भी मैं बता दूंगा कल आपको, अगर आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स में प्रॉब्लम है तो ये भी मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। पर अभी देख लो आप कि एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट लिखना है आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर का मतलब ये है कि अगर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर होती है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होती है। तो मैं अगर इससे कहूं कि भाई तेरे को ए से बी तक जाना है, तो उसकी मर्जी है, वो कोई सा भी पाथ चूज करे, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई तू ए से ही ये फर्स्ट से जाएगा, टू से जाएगा, थर्ड से आएगा। तो वी डोंट नो डेट विच पाथ ही विल टेक, कौन सा पाथ वो लेगा, विच पाथ ही विल गो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम फॉलोइंग द विच पाथ, कौन से पाथ से वो जाएगा। तो डायरेक्शन का मुझे अभी कोई नॉलेज इसमें नहीं है, डायरेक्शन डिसाइड करने का भी नॉलेज नहीं है। तो इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, पर मैग्नीट्यूड तो है, 6 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, समझ रहे हो। तो ये वेक्टर होगी क्या, स्केलर होगी, बताओ क्या होगी ये, जल्दी से बता दो।
स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है बेटा, बहुत इजी है। क्या होगी ये? स्केलर क्वांटिटी होगी, किसमें मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। डी पॉइंट अगर अपन लिखना चाहें डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस जब आप न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूले लगाने होंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे न्यूमेरिकल के लिए, वो मैं लगा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को मैं एक्स से बता रहा हूँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल पाथ लेंथ। जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है उसका आपको टोटल कर देना है, सिंपली उनको ऐड कर देना, टोटल पाथ लेंथ, आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन आप डिस्टेंस के लिए याद रख लो। ऐसे ही मैं सारे नोट्स आपको बता दूंगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस वो आपको ध्यान रखने हैं। तो टोटल पाथ लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होती है, एसआई यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो मीटर होती है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें आपको बताता हूँ, ये बताओ कि जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? अगर पाथ को चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस और नो बताओ, बोलो। यस सर। हो रही है ना बेटा। अगर आप पहले से गए तो 6 किलोमीटर चल रहे हो, दूसरे से गए तो 2, और तीसरे से गए तो 10, तो इसका मतलब जो है डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस, यानी मैं इट यूज कर लेता हूँ कि इट इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब है पाथ पर निर्भर करना। इट इज अ पाथ फंक्शन, ये क्या करती है, पाथ पर निर्भर करती है, पाथ पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये जो नोट्स है बस यही पढ़ लेना आप। तो पहला आपको ध्यान रखना है, टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, पर डायरेक्शन, क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ये रहा, डिस्टेंस निकालनी हो तो टोटल पाथ लेंथ, जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा है उसका टोटल कर देंगे, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और लास्ट का आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक इट इज अ पाथ फंक्शन, ये पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक एक सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह का एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है, उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस जो है वो है स्मॉल आर। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो कोई एक रनर है, वो रनर यहाँ से स्टार्ट करता है रन करना, और ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है वो? 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन वन 1 रेवोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट राउंड। 1 कंप्लीट राउंड, एक पूरा चक्कर लगाने में, 1 कंप्लीट राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस होगी? बता दो भाई आंसर फटाफट जल्दी से, 3 मिनट बचे हैं। कितनी होगी? हाँ, विधान को तो आता है, विधान बता देगा, और बाकी लोग कोई यार बता। हाँ, 2 पाई आर होगी। अगर आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपका नाम भी देख पाऊंगा, तो बाय नेम भी मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, एनसीईआरटी सॉल्व करा दूंगा मैं पूरी, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है वो बता दूंगा। इस तरह से ऑनलाइन आप अगर स्टडी करते हो